हेलो एवरीवन, वेलकम इन ममा डायरीज। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जो बच्चे जन्म लेते हैं एट अ बर्थ, जन्म पे ही जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन आप जन्म के समय ही कर सकते हैं। जनरली वो 1 वीक या जन्म के 1 वीक या फिर 10 दिन के अंदर हो जाते हैं। उस बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसके रिगार्डिंग। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, मदर्स की क्या वरीज होती हैं, क्या चिंताएं होती है, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकती हैं। तो आज मैं जिस बारे में आपसे बात करूंगी वो है न्यू बॉर्न बेबी का जब जन्म होता है उस समय क्या उनको बीमारियां हो सकती है, जिसको आपको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। अगर आपको कोई और बेबी रिगार्डिंग या मदर रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो बेबी बर्थ के बाद बेबी को होता है वो है इन्फेक्शन। बेबी जो होते हैं बर्थ के बाद जनरली बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बेबी बर्थ के बाद मोस्टली ये कहा जाता है कि बच्चे को ऐसे हैंड वॉश किए बिना हुआ नहीं पकड़ना है। हैंड प्रॉपर वॉश होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कोई डिजीज ना हो। क्योंकि बच्चे का स्किन इतना डेडिकेटेड होता है, इतना सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है कि उस समय उसको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर घर का कोई भी मेंबर अगर बच्चे को लेने आ रहा है या होल्ड कर रहा है तो आप उसको हैंड वॉश जरूर कराइए। प्रॉपर उसके शूज बाहर होने चाहिए। बेबी का रूम में अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसके शूज बाहर होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, तभी आप बच्चे को दीजिए। इस चीज का आपको प्रॉपर केयर करना है, तभी आप बेबी को उसको हैंड ओवर कीजिए। सेकंड नंबर पे आता है वो है लो बर्थ, यानी कि लो बर्थ वेट मीन्स प्री मैच्योर बेबी, जो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। जो बेबी 2 kg से कम होते हैं, 2 kg से जिनका वेट कम होता है वो बेबी प्री मैच्योर बेबी कहलाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बेबी का वेट कितना है। अगर बेबी आपका 2.5 kg से ज़्यादा है, यानी 2.5 kg भी अगर है अप्रॉक्स तो भी ठीक है। अगर उससे कम है, आपका बेबी लो वेट है और उसका वेट प्री मैच्योर बेबी है, तो उसको NICU में हम एडमिट करते हैं। डॉक्टर जो आपके पेडिट्रिशियन होते हैं वो उस समय उसका वेट चेक करके उनको अगर लगता है तो वो उसको NICU में एडमिट करते हैं। और जनरली जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनको NICU में सुपरविजन में रखना ही पड़ता है। तो ये हमारे इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो बेबी का वेट कम होता है, जिस बेबी का प्री मैच्योर बेबी होते हैं, उनको ज्वेंडिस होने के चांसेस होते हैं। जनरली क्या होता है कि बेबी जो होते हैं उनका लो वेट होता है तो ज्वेंडिस तो होना है, बट जनरली जो बच्चे जन्म के बाद थोड़ा ना थोड़ा उनको ज्वेंडिस होने का चांसेस रहता ही है। सारे बच्चे को ये सिम्टम होता है, बट 5 से 7 दिनों के अंदर, 5 to 7 डेज के अंदर वो रिकवर कर जाते हैं। जो बच्चे रिकवर नहीं करते हैं तो उनको फिर NICU में एडमिट करते हैं और सुपरविजन में रखा जाता है, डॉक्टर के वेंटिलेशन में रखा जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अगर जिस बच्चे को ज्वेंडिस हुआ है, पीलिया हुआ है, तो वो 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाते हैं। अगर आपको सिम्टम फिर भी दिख रहा है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को ज्वेंडिस है, पीलिया हुआ है, तो बच्चे उसको थोड़ा अगर उसका सिम्टम दिख रहा है, आईज है, नेल्स है, पूरा बॉडी येलो दिख रहा है धूप में भी रखने पे, तो डॉक्टर सुपरवाइज करते हैं आपको कि बच्चे को धूप दिखाइए, मॉर्निंग सनलाइट दिखाइए, ताकि जो बच्चे को विटामिन डी है
वो जरूर मिले। और इसलिए बच्चे को आफ्टर बर्थ जनरली बच्चे को दिया जाता है विटामिन डी के ड्रॉप्स जो होते हैं विटामिन डी का, वो जरूर देना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल तक के बच्चे को तो जरूर देना चाहिए। ये ड्रॉप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है और इसलिए उनको दिया जाता है ताकि वो जो आने वाली डिजीज है उससे बच सके। तो ये है सेकंड आपका डिजीज जिसे आपको ध्यान देना है एट अ बर्थ। थर्ड आता है मदर ग्रुप का ब्लड ग्रुप जो है, मदर ब्लड ग्रुप, वो मीन्स इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें भी बच्चे को जो बच्चे को बीमारी होने के या फिर एनआईसीयू में रखने का चांसेस होता है वो होता है ब्लड ग्रुप। मीन्स इसमें अगर माँ का ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या फिर ओ ग्रुप में है तो बेबी के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जिससे कि बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप्ड होते हैं, वो आपको डॉक्टर से चेक कराना है। जन्म के तुरंत बाद आपका अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप सपोज मान लीजिए अगर मदर का ब्लड ग्रुप, जैसे मेरे केस में हुआ, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और मेरे बेबी का बी पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होता है, मुझे एक इंजेक्शन दिया गया था जो कि कॉस्टली आते हैं, बट वो नेक्स्ट जो बेबी आप कंसीव करेंगे उस समय आपको हेल्पफुल होगा। अदरवाइज मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो उस केस में आपको एक मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे मुझे दिया गया था। वो इंजेक्शन देना काफी जरूरी होता है और वो नेक्स्ट बेबी के लिए सही होता है, या फिर जो बच्चे हुए हैं उसको भी डिजीज से बचाता है। इसलिए वो इंजेक्शन लेना काफी जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराइए। अपना ब्लड ग्रुप आपका तो पता ही होता है उस टाइम, तो दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करके एक इंजेक्शन आपको लेना होता है और उससे फिर आप सेव हो जाती हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट है आपका लंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उस समय ध्यान नहीं देती हैं तो ये केस जो सीरियस हो जाता है और आगे चल के आपको परेशानी क्रिएट करता है और बच्चे को फिर एडमिट करना पड़ता है, ऑपरेशन तक की नौबत आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, जिससे कि बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और फिर उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ता है। उस केस में भी बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और वो भी एट अ बर्थ मेरे को लगता है 2 से 3 दिनों के अंदर पता चल जाता है, जिसको कि आप डॉक्टर को दिखा करके कंफर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट में होल होना, मीन्स कि हार्ट में छेद। ये भी जनरली बहुत सारे बच्चों को होता है। हमारे इंडिया में 90% तो नहीं लेकिन 80% ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हार्ट में होल होता ही है और उस कंडीशन में किसी बच्चे का सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे सर्जरी के बाद वो होल धीरे धीरे भर जाते हैं। वैसे कुछ बच्चों में ये होता है कि होल होने के बाद वो धीरे धीरे वो होल ऑटोमेटिकली अपने आप वो भर जाते हैं। आपको ऑपरेशन की सर्जरी की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होता है उस समय, नो नीड टू सर्जरी कि आप ऑपरेशन कराओ बच्चे को, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो इसका सिम्टम भी मैं बता देती हूँ आपको, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। उसमें क्या होता है, बच्चा अगर दूध पी रहा है, फीडिंग कर रहा है, तो वो रुक रुक के फीड करेगा, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा जब भी दूध पी रहा है तो बहुत ज़्यादा सांस लेगा, आपका फीडिंग करने में वो बार बार रुक जाएगा, कंटिन्यूअसली दूध नहीं पीता है। उसका रोता बहुत जाता है, रोने में भी वो रुक जाता है, ब्रेक लेके रोगा। वैसे बच्चों में ये सिम्टम्स होते हैं जिनके हार्ट में होल होता है। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए, अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए। और बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ मेडिसिन से ठीक हो जाता है, इसलिए जितने मैंने आपको डिजीज बताया उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं। तो मे बी आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले मदर्स को भी इससे हेल्प मिले। टिल देन, बाय बाय।